वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। 2 जून के डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस डिस्कशन की शुरुआत कोटेशन से करते हैं। आज का कोटेशन है, लाइफ कंटेन्स बट टू ट्रेजेडीज, वन इज नॉट टू गेट योर हार्ट्स डिजायर, अदर इज टू गेट इट। आपके लाइफ में हमेशा दो बातें हो सकती हैं, दो ट्रेजेडीज हो सकती हैं, और ये हर किसी के लाइफ में हो सकता है। पहला पहला ये है कि आप अपने दिल की बात कई बार सुन नहीं पाते। जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपसे कभी कोई पूछता है कि आपका गोल क्या है, तो मे बी आपको मालूम है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनका गोल नहीं पता कि लाइफ में वो क्या करना चाहते हैं, अल्टीमेटली उनकी इच्छा क्या है। वो गोल आपके हार्ट का डिजायर आपका अपना होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि जब आपको आपका गोल मिल जाता है, जब आपको उस डिजायर का पता चल जाता है, तो आप उसको कैसे पूरा करें इस बात में लग जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है आपके लाइफ के लिए भी। सेकेंडली, अगर हम यूपीएससी के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा पेपर 4 में या ऐसे में डायरेक्ट ऐसे कोटेशंस आते हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो इस अकॉर्डिंगली आप इस पूरे एंगल को देखें, समझें, एग्जाम्पल सोच करके रखें, और फिर अपने आंसर्स में आपको क्या लिखना है उसकी तैयारी करें। तो पूरी डिस्कशन में क्यों आपको बने रहना है, आपका क्या फ़ायदा है यहाँ पर रहने का, इसके बारे में हम जान लेते हैं। आज के डिस्कशन में सबसे पहला पॉइंट हमारा कोटेशन का है, जिसको हमने पूरा कर लिया। दूसरा, हम बेसिक पॉइंट्स को जानते हैं, लेकिन वो जो पॉइंट्स हैं वो आपको मिलेंगे आर्टिकल के साथ साथ में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप आर्टिकल को तभी समझ पाएंगे जब आप उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते होंगे, क्योंकि वो आर्टिकल उस पर आधारित होता है। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो ये है कि हम आज कौन कौन सा आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं और वो आपके एग्जाम के लिए कितना रेलेवेंट है। तो हमारा आर्टिकल एक तो है जुडिशरी पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर एक अलग और बैलेंस्ड व्यू देखेंगे, और शायद बहुत दिन के बाद ये बैलेंस्ड व्यू आपको मिलेगा। जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो किस तरीके से है, यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल क्या है, कितना पॉजिटिव है, और ये एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो क्या परेशानी खड़ी कर सकता है। अगला आर्टिकल होगा इंडिया नेपाल रिलेशन पर। आपको बता दें, सी राजा मोहन साहब का ये आर्टिकल है, और बहुत ही अलग एंगल। हम हमेशा डिस्कस करते हैं एक पर्सपेक्टिव से कि चाइना डोमिनेट कर रहा है, चाइना डोमिनेट कर रहा है, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि इंडिया नेपाल के बीच में जो इश्यूज आ रहे हैं उसकी नींव कहाँ है, कि जड़ कहाँ है। तो हमेशा हर चीज जो आज आप देख रहे हैं, और ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि उसकी हिस्ट्री में छुपा होता है उसका कारण, और यही कारण है इंडिया नेपाल के बीच में भी। हम कुछ ट्रीटीज की बात करेंगे, हम पुराने समय की बात करेंगे, इंडिपेंडेंस के पहले की बात करेंगे, उसके बाद की बात करेंगे कि आखिर भारत और नेपाल का रिश्ता कैसा रहा, कैसा बनाने की कोशिश की गई, और आज क्या है, क्या एम्बिशंस हैं। तो बेहतरीन बेहतरीन और बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, ज़रूर सुनिएगा इसको, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन पर डिस्कस करेंगे, और ये हमारा पहला ही आर्टिकल होगा। साइक्लोन के बेसिक फैक्ट्स को जानेंगे, और फिर एक के बाद एक साइक्लोन कैसे धावा बोल रहे हैं इस कोरोना वायरस के समय में, इस पेंडेमिक के दौरान कैसे और ये कमर तोड़ रहे हैं देश की, इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस दिया गया है आंसर राइटिंग के लिए, जरूर लिखिए। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि जल्द से जल्द हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें क्वेश्चंस कि आप वहां पर अपना आंसर डाल पाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप ज़रूर आंसर क्या करें, उसको एक बार देखें ज़रूर, क्या सही है क्या गलत है, और पिछले दिन के क्वेश्चन का भी हम लोग आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए आज क्या क्या टॉपिक हमें मिलने वाला है। जब पूरा डिस्कशन हमारा ओवर होगा तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। जिसको नहीं मालूम है उनके लिए है ये। पीआईएल, बहुत चीज़ें आपको पता होंगी, बट कुछ फैक्ट आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। रूल ऑफ लोकस स्टैंडी, रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या कंडीशन होते हैं, आखिर बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज्यादा कैसे आते हैं, क्या कारण है इसके पीछे, और ये हम जानेंगे। और फिर इंडिया नेपाल के रिलेशन में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप का क्या योगदान है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए पहला आर्टिकल क्या है, सी राजा मोहन का है, इंटरेस्ट बेस्ड नॉट स्पेशल। दूसरा आर्टिकल, जजिंग वाइजली इन टफ टाइम्स। हाँ, डिस्कशन के दौरान आपको इन आर्टिकल के नंबर इधर उधर मिल सकते हैं, तो डोंट बी पैनिक। और तीसरा आर्टिकल है, हाउ बिग इज द साइक्लोन थ्रेट ऑन वेस्ट कोस्ट। क्वेश्चन देख लीजिए, 4 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, बहुत ही सिंपल बेसिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, आईआर का भी क्वेश्चन है, पॉलिटी से भी क्वेश्चन है। प्लीज इसको जरूर आप लोग लिखिए, ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टॉपिक देख लेते हैं। पीआईएल से है पहला क्वेश्चन, उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन से होगा दूसरा क्वेश्चन। एक बात ध्यान दीजिएगा, आज के क्वेश्चंस में करेक्ट इनकरेक्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन होगा साइक्लोन से ही संबंधित, और चौथा क्वेश्चन होगा सुप्रीम कोर्ट यानी पॉलिटी से जुड़ा हुआ। पांचवा क्वेश्चन होगा ये भी होगा ज्योग्राफी से, जो बाउंड्री है उस पर हम बात करेंगे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो हर एक एंगल से क्वेश्चन को लिया गया है, उसको आप ट्राई करेंगे। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात मालूम नहीं होगी कि स्टेप अप आईएएस इंस्टीट्यूट दिल्ली मुखर्जी नगर में है। ठीक है, आप में से कोई अगर हेल्प चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स में हेल्प चाहते हैं, ऑनलाइन गाइडेंस में हेल्प चाहते हैं, तो आप अप्रोच कर सकते हैं 8750069419 पर। अगर कुछ लोग कॉल ट्राई कर रहे हैं, उनकी कॉल नहीं भी लगती, तो आप उसके लिए कमेंट करें, अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, उसको सीक्रेट रखा जाएगा। वी विल कॉल यू एट द टाइम। और कोई भी जानकारी है उसको आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ें, स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा था कि आखिर इस पूरे डिस्कशन में क्या कुछ होने वाला है। तो एक्सप्लेन पेज से स्टार्ट करते हैं, साइक्लोन के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में आ जाएगा साइक्लोन वाला चैप्टर। यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर रहना है। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, हमें लगता है कि पेपर 3 में आता होगा, लेकिन साइक्लोन जो है उसके बेसिक्स को आपको पेपर 1 में जानना है। और ये जब आ जाता है और उसके बाद जब डिजास्टर क्रिएट होता है और जो उसमें जैसे एनडीआरएफ वगैरह का रोल आ जाता है, तब उसको हम पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में डाल देंगे। ठीक है, आइए कुछ बैकग्राउंडर देखते हैं। वाई बे ऑफ बंगाल फेसेस मोर साइक्लोन देन अरबियन सी? आपने सोचा है इसके बारे में? तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आखिर साइक्लोन कैसे बनता है और ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब क्या होता है, कौन कौन से कंडीशन उसके लिए लागू होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए सी सरफेस टेम्परेचर को, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए साइक्लोन के लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए? वो है 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा। तभी वो साइक्लोन फॉर्म होना शुरू होगा। क्यों? जैसे ही सी सरफेस टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री हो जाएगा तो इवोपोरेशन होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। तो आपको बता दें, ट्रॉपिकल साइक्लोन में इवेपोरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये टर्म याद रखना है, इवेपोरेशन। और ये इवेपोरेशन कब हो रहा है? जब सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। और एक और रीज़न है यहाँ पर, वो है सैलिनिटी। सैलिनिटी का कम और ज़्यादा होना भी इवेपोरेशन को डिफाइन करेगा। अगर सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो उस एरिया में, उस रीजन में इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, और अगर सैलिनिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा। अब सैलिनिटी को कैसे कम हो सकता है, या फिर इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं? वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन एक जो सिंपल सा फैक्टर आपको याद रखना है साइक्लोन के टर्म में, वो है कई सारी नदियों का आकर के ओशन में मिल जाना। ठीक है, क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन क्या था कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन क्यों होता है? उसके पीछे एक कारण ये है कि कई नदियां हैं जो आकर के फ्रेश वाटर मिलाती हैं ओशन में, और यहाँ पर सैलिनिटी कम हो जाता है। ठीक है, और दूसरा फैक्टर ये है कि ये इनक्लोज्ड है। जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है वो एनक्लोज्ड है, इसीलिए जो टेम्परेचर है उससे इवोपरेशन प्रॉपरली होकर के और एक सही कंडीशन क्रिएट हो जाता है साइक्लोन बनने का। अगर ये बहुत वाइड होता तो फिर वो कंडीशन अराइज नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर को याद रखना है। इवोपरेशन होता है, सैलिनिटी कम हो जाती है तो इवोपरेशन ज़्यादा होने लग जाता है। सी सरफेस टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री तक का होता है, और फिर उसके बाद वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होना शुरू होता है, आई का फॉर्मेशन होता है, और फिर ये साइक्लोन आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है। स्पीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। स्पीड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इसको विंड शेयर कहा जाता है। विंड शेयर आपको पता होना चाहिए, इट इज़ अ चेंज इन विंड स्पीड, इसको ही विंड शेयर बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है कि हॉरिजॉन्टल कितना वेरिएशन हो रहा है, वर्टिकल कितना वेरिएशन हो रहा है। हॉरिजॉन्टल ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा साइन को। ठीक है, तो ये आपको फैक्टर याद रखना है। तीसरा, लो सैलिनिटी की हमने बात कर ली कि सैलिनिटी का क्या रोल होता है, कम होना चाहिए। ये याद रखिएगा कि सैलिनिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो साइक्लोन का फॉर्मेशन अच्छे से होगा। ठीक है, और उसके बाद एक और फैक्टर है, दैट इज एडिशनल फैक्टर इज व्हाट? साउथ चाइना सी। आपको पता होगा साउथ चाइना सी में टाइफून्स आते रहते हैं। टाइफून्स जब वहाँ पर आता है तो कई बहुत सारा मॉइस्चर लेकर के आता है, और वो मॉइस्चर बाद में आगे की तरफ बढ़ती है और इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में पहुँच जाती है। ठीक है, और ये
ऐड ऑन कर देती है मॉइस्चर को इस पूरे कंडीशन में, और फिर एक हैवी साइक्लोन यहाँ पर या सुपर साइक्लोन क्रिएट होने के आसार बन जाते हैं। तो ये जो 4 बेसिक फैक्टर है साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन होने का, इसको आपको याद रखना है। और साथ ही वो वाला क्वेश्चन भी याद रखना है कि वाई बे ऑफ बंगाल, वाई नॉट अरेबियन सी। अरेबियन सी में कम होता है, वहाँ भी होता है बट वहाँ पर कम होता है, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा आर्टिकल है वो अरेबियन सी से ही जुड़ा हुआ है। अभी निसर्ग, निसर्ग नाम का एक साइक्लोन आगे की तरफ बढ़ रहा है जो कि हिट करने वाला है महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्ट पर। इस पर हम डिटेल में जाएंगे। इसके पहले एक साइक्लोन अम्फान आपने देखा था वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में, इसने हिट किया था। सुपर साइक्लोन की डिग्री दी गई थी इस साइक्लोन को, अम्फान को, और कितनी तबाही मचाई ये हम सभी लोगों ने देखा। अभी जो निसर्ग है उसके लिए स्टडी चल रही है। कहा जा रहा है कि ये इस समय में फुल फ्लेज साइक्लोन नहीं है बल्कि एक डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है। जब ये डिप्रेशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो ये सीवियर और सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोस्ट लाइन ऑफ नॉर्दर्न महाराष्ट्र और गुजरात, साउथ गुजरात पर की तरफ हेड किए हुए है कि उस पर हिट करने वाला है, और इससे मुंबई, साउथ मुंबई, दमन, गुजरात कोस्ट, ये सब प्रभावित होने के आसार हैं इसके। तो यहाँ पर कैटेगरी आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि आखिर जो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म होता है या फिर नॉर्मल साइक्लोन होता है या डिप्रेशन होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर डिग्री का फ़र्क होता है कि वो कौन सी कैटेगरी में है। 1 to 5 की पूरी कैटेगरी होती है। 1 में हुआ तो थोड़ा नॉर्मल, और जैसे जैसे बढ़ता गया 5 पर कैटेगरी 5 में चला गया तो वो सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में पहुंच जाता है। इमेज से समझते हैं। देखिए यहाँ से ये उठता है 1 जून की बात है, ये आज 2 जून है, राइट। तो 2 जून का प्रोडिक्शन आप देखिए कहाँ पर है, ये 11:30 बजे तक इस एरिया में यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ब्लैक लाइन जो है ये ऑब्जर्व्ड है, अभी तक इसको देखा गया, और ये आगे का जो है वो फॉरकास्ट किया हुआ है कि इसी तरीके से इसी रास्ते पर आगे जाने वाली है। इस साइक्लोन में डी से डिप्रेशन है जिसकी भी हम बात कर रहे थे, और डीप डिप्रेशन होगा, फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और फिर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म क्रिएट होने की संभावना बन जाती है। तो अब देखिए 4 जून तक ये मध्य प्रदेश तक हिट कर सकता है, और इसके पहले यहाँ 3 जून तक महाराष्ट्र वाला ये पूरा हिस्सा जो है प्रभावित होने का पूरा पूरा यहाँ पर चांस है। इसमें कुछ और डिस्कशन करते हैं। व्हाट डज दैट मीन। यहाँ पर स्पीड का जिक्र किया गया है। जो निसर्ग है, निसर्ग को अभी थोड़ा नॉर्मल कहा जा रहा है एज़ कम्पेयर टू अम्फान। इसके पीछे कारण क्या है, तो अभी जो साइक्लोन का स्पीड है वो 95 से 105 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, ठीक है। तो जब ये इतना पर पहुंचेगा तो ये और स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। निसर्ग, निसर्ग याद रखिएगा कहाँ पर है, अरबियन सी में ये साइक्लोन हिट कर रहा है। और ऐसी जब हम अम्फान की बात करते हैं तो वो कैटेगरी 5 का साइक्लोन था, दैट वाज सुपर साइक्लोन, और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के दर्जे में उसको रखा गया था बिकॉज स्पीड कितना था, 180 किलोमीटर पर आवर। आप इमेजिन कीजिए कि कितनी हाई स्पीड में हिट किया था अम्फान ने उस पूरे रीजन में। और निसर्ग जो है वो अभी ऑब्वियसली स्पीड में तो है बट अभी इतना ज़्यादा स्पीड अभी इसने नहीं लिया है, और आगे देखते हैं कि क्या होता है। अभी और क्लियर हो जाएगा आज में कि क्या स्थिति बनती है। इसके अलावा अभी अगर 2019 की बात करते हैं तो कितने साइक्लोन को 2019 ने देखा है। देखिए ये साइक्लोनिक जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं इधर से। अगर आप 2018-19 से देखें तो लगातार इवन हर साल आप साइक्लोनिक कंडीशन को देखते हैं जो खास करके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले कोस्ट पर हिट करती है। तो इसके पहले 2019 में वायु, हिक्का, क्यार, महा और पवन, ये सारे साइक्लोन को देखा गया। अब आपको इसको याद रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कौन सी तरफ आया, अरेबियन सी में आया या फिर बे ऑफ बंगाल में आया। तो हाउ बिग इज़ द थ्रेट, कितना थ्रेटफुल ये हो सकता है। अभी जो साइक्लोनिक स्टॉर्म महाराष्ट्र की तरफ आगे जा रहा है, आपको मालूम है कि महाराष्ट्र ऑलरेडी बहुत प्रभावित है कोरोना वायरस पेंडेमिक से, और अब ये साइक्लोन ये कैसे कितना प्रभावित करेगा, कितना बड़ा थ्रेट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी होगा ताकि वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके प्रॉपरली। द साउथ वेस्ट मानसून भी अराइव होने वाला है, और वहाँ तक महाराष्ट्र में जो एक्सपेक्टेशन है वो 10 जून का है। ऐसा नहीं है कि अभी इसी के साथ साथ मानसून आएगा, मानसून आने में भी समय है, लेकिन इससे हैवी रेनफॉल होने के पूरे आसार हैं ये जो साइक्लोन हिट करने वाला है। और उसके तुरंत बाद आप देखिए 10 तारीख से मानसून महाराष्ट्र में आ सकता है। तो रेनफॉल की कंडीशन वहाँ बन रही है। सिचुएशन थोड़ी और वर्स हो सकती है, डिपेंड करेगा कि
साइक्लोन और कितना सीवियर होता जाता है, खास करके जो रत्नागिरी वाला रीजन है, सिंधुदुर्ग है, थाने है, ये सारा रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है इस पूरे साइक्लोनिक कंडीशन से। अगला आर्टिकल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आईआर पर आर्टिकल है, जीएस पेपर 2, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, और बात कर रहे हैं इंडिया नेपाल की। हमने एक दिन और डिस्कस किया था इंडिया नेपाल पर, और बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया था। हम काला पानी जो एरिया है उसका जिक्र कर रहे थे। आज के आर्टिकल का जो थीम है वो वही एरिया ही है, उसी पर आगे बताया गया है कि क्या और स्थिति बन रही है। तो न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि नेपाल की पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया है वहाँ के नए मैप को, और नए मैप ने उन्होंने इंडियन टेरिटरी को जो उत्तराखंड में है उसको नेपाल में शामिल कर दिया है। कौन सा वाला एरिया याद आ गया? जो काला पानी वाला एरिया था, जिसको कि भारत ने अपने मैप में दिखाया है, उसको अब नेपाल अपने मैप में दिखा रहा है। और इससे क्या होने वाला है? जाहिर तौर पर दोनों देशों के रिलेशन में कड़वाहट बढ़ने वाली है। जो अभी तक भारत ये कोशिश करता आया है कि नेपाल के साथ रिलेशन अच्छा हो, बायलैटरल रिलेशन और स्ट्रांग हो जाए, वो कहीं ना कहीं अब इस जो डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, उसकी वजह से खतरे में नजर आ रही है। अ क्लोजर लुक सजेस्ट दैट द टेरिटोरियल डिस्प्यूट इज सिम्टम ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस। कई बार ये देखा गया है कि जो बायलैटरल रिलेशन होता है ना, दो देशों का जो रिलेशन होता है, वहां पर जब टेरिटोरियल डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो वहां के वो पॉलिटिक्स को और पूरा इंटरनल एक्सटर्नल जो पूरा वे होता है उसको बदलने में बहुत ज़्यादा काम करती है। आप कहीं का भी रिलेशन देख लीजिए, आप इंडिया पाकिस्तान की बात कर लें, आप इंडिया चाइना की बात कर लें, और अब न्यू है इंडिया नेपाल, जो एक कहीं ना कहीं थ्रेट क्रिएट कर रहा है दोनों देशों के बीच में। और ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो उसमें घी का काम कर रहा है, कैसे वो उस पूरे आग को और फैलाता है। तो खैर, डिस्कशन में बहुत अच्छी अच्छी बातें आज की कही गई हैं, और कहा गया कि नेपाल का जो नेचुरल पॉलिटिक्स है वो बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, एक तरफ दिल्ली को बैलेंस करना चाहता है, दूसरी तरफ जो दिल्ली है वो नेपाल के साथ अपने रिलेशन को काफ़ी बैलेंस करके रखना चाहते हैं, अच्छा बना के रखना चाहते हैं, जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है उसको जोड़ के रखना चाहते हैं। लेकिन यही सारी चीज़ें आज काठमांडू के लिए प्रॉब्लम बन गई है। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? जब इंडिया का इंटेंशन बहुत अच्छा है नेपाल के लिए, तो फिर नेपाल को ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक क्यों लग रही है? वाई टू ब्लेम ओनली चाइना? इन्होंने एक अलग एंगल आज डिस्कस किया। इनका कहना है कि हम हमेशा चाइना को ब्लेम करते हैं, कभी हमें अपनी इतिहास में भी जा करके देखना चाहिए। तो बात ये बहुत पुरानी कर रहे हैं, जब मॉडर्न नेपाली स्टेट बन रहा था उस समय में जो वहाँ के लीडर थे उस समय के, पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने कहा था कि जाहिर तौर पर नेपाल जो है वो एक बफर जोन की तरह है, किसके किसके बीच में, दो रॉक के बीच में, दैट इज इंडिया एंड चाइना, जो कि बहुत ही इमर्जिंग और पावरफुल स्टेट है, उनके बीच में आता है नेपाल। और इसके लिए जाहिर तौर पर इसको दोनों के साथ बैलेंस बना करके रखना ज़रूरी हो सकता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इंडिया का अभी तक कैसा रिलेशन रहा है, अगर हम प्री इंडिपेंडेंस बात करते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस बात करते हैं, तो contrary to conventional wisdom in Delhi, China has long been part of Kathmandu's international relation. ऐसा नहीं है कि नेपाल आज चाइना की तरफ झुका हुआ है या आज चाइना से मदद मांग रहा है। नेपाल ने पहले भी, जब यहाँ पर ब्रिटिश एरा हुआ करता था, तब भी नेपाल चाइना से हेल्प लिया करता था, ताकि जो एक्सपेंशन हो रहा है, कलकत्ता एक्सपेंशन हो रहा है हिमालय की तरफ, वो काउंटर कर सके। यानी कि कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वो चाइना से पहले भी मदद लेता आया है। और साथ ही में जो इंडियन प्रिंस उस समय में हुआ करते थे, उनके साथ भी वो अपना कोऑपरेशन बना के रखते थे, कोalition रखते थे, ताकि कंपनी को काउंटर किया जा सके। इसी दौरान आपने 1816 का सुना होगा, फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था। काठमांडू केप्ट अप कंटिन्यूअस प्ले बिटवीन कलकत्ता एंड बीजिंग। तो इस दौरान कंटिन्यूटी में हमेशा से ही, ऐसा नहीं आज पहली बार, नेपाल चाइना और इंडिया दोनों को बैलेंस करके रखना चाहता है, या दोनों से मदद लेना चाहता है। ठीक है, 1857 की बात करते हैं, जब इतना बड़ा विद्रोह हुआ था 1857 का भारत में, तो काठमांडू बैक्ड इट एंड रीगेन्ड सम ऑफ द टेरिटरीज। तो उस समय में काठमांडू ने एक और काम किया था कि वहाँ पर बैक किया था, हेल्प किया था, और इनके जो टेरिटरीज थे जो ब्रिटिश राज में ले लिए गए थे, उसको ये वापस लेने में कामयाब होता है। कौन? नेपाल की हम बात कर रहे हैं। इंडिया नेपाल आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये तो इंडिपेंडेंस के पहले का समय है, जब नेपाल ने हेल्प ली चाइना से, अपनी तरकीबें लगाई। और अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करते हैं तो 1950 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप होता है,
ये किसके किसके बीच में है? इंडिया नेपाल के बीच में है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, और इसमें बहुत सारे रूल हैं, एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। और ये एग्रीमेंट्स क्यों बनाए गए? क्योंकि ब्रिटिश एरा जब था तब भी नेपाल को एज अ प्रोटेक्टोरेट रखा जाता था, उस रिलेशन में रखा जाता था कि हम आपके संरक्षण हैं, हम आपको संरक्षण प्रोवाइड कर रहे हैं और आप हमारे इन एग्रीमेंट्स को फॉलो करो, इन रूल्स को फॉलो करो। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने उसी को कंटिन्यू किया, राइट। हमने कोई अलग से उनके साथ रिलेशन डेवलप करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद भी हमने एक इल्यूजन कहीं ना कहीं क्रिएट किया कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे जब नेपाल में वहाँ की पॉलिटिक्स बदलती है, वहाँ पर मास पॉलिटिक्स राइज होती है, नेशनलिज्म जागता है, तो दोनों देशों के बीच में खटास आनी शुरू हो गई। क्योंकि जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है वहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो जिससे कि ऑटोनॉमी चाहता है नेपाल, उसमें बंध के नहीं रहना चाहता नेपाल। तो यही इनका पूरा कंसर्न है। और इस तरीके से जब तिब्बत आ जाता है चाइना के इसमें अंडर में आ जाता है, तो चाइना फिर और ज़्यादा नेपाल के ऊपर प्रेशर बनाने में या नेपाल के साथ दोस्ती बढ़ाने में कामयाब रहता है। तो एक तरफ चाइना का रिलेशन या चाइना का क्लोज आ जाना नेपाल की तरफ, दूसरी तरफ वहाँ पर जो आइडियोलॉजीज क्रिएट होती हैं, जो पॉलिटिक्स वहाँ पर इमर्ज होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो जाता है। कुछ गवर्नमेंट होती हैं जो एक देश को फेवर करती हैं, कुछ गवर्नमेंट आती है जो उसको फेवर नहीं करती हैं। तो ये सारी चीज़ें अराइज होने लग जाती है, नेशनलिज्म बढ़ने लग जाता है, और इंडिया और नेपाल के बीच में जो दरार है वो थोड़ा 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 बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो आगे क्या कहा जा रहा है? आगे इसमें ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे दिल्ली को फ्रंट पर आने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर करना होगा कि वो नेपाल की अपनी ऑटोनॉमी पर ध्यान दे। और हैज़ फ्रेंडशिप ट्रीटी बिकम सिंबल ऑफ हेजमनी। तो ये जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हमने इतने सालों से बरकरार रखी है, वो कहीं ना कहीं दबाव बनाता है नेपाल के ऊपर, और इससे इंडिया का जो फेस है वो एक बिग ब्रदर का वहाँ पर हो जाता है। ऐसा वहाँ पे पोर्ट्रेट किया जाता है कि इंडिया उन पर दबाव बनाता है या उनको फ्री नहीं छोड़ रहा बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंडशिप ट्रीटी। तो इसको भी हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है, इसको भी एक बार देखने की ज़रूरत है। वाई दिल्ली इज ट्रैप्ड? दिल्ली क्यों ट्रैप्ड है? दैट द पेरेनियल पॉलिटिक्स प्ले अमंग काठमांडू डिफरेंट फैक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग टू नेपाल चाइना कार्ड। तो क्या होता है कि नेपाल हमेशा ही चाइना को यूज़ करता है इंडिया को बैलेंस करने के लिए, राइट। जैसे कि अगर कभी इंडिया अपनी तरफ से कोई भी रूल आता है, मान लीजिए जैसे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आया था नेपाल में, तो भारत ने उस पर अपना विरोध जाहिर किया था कि ये गलत है, इसको आपको फिर से लाना होगा। तो अब नेपाल वहाँ पर इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना की तरफ भागने की कोशिश करता है और चाइना की तरफ झुकने की कोशिश करता है, कि नेपाल को ये लगता है कि वो बफर जोन में है और बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और इससे अगर वो चाइना की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इससे इंडिया को थ्रेट महसूस होगा। दूसरा, वहाँ के जो अपने पॉलिटिकल परसेप्शंस हैं वो लगातार बदल रहे हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट आती है वो अलग एंगल से लोगों को बताने की कोशिश करती है, कई बार एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये 1950 की ट्रीटी है जो जिम्मेदार हो सकती है, दोनों देशों के बीच का जो बायलैटरल रिलेशन है उसको अफेक्ट कर रही है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने रिलेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दोबारा से एक बार देखना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा कि इन चीज़ों को, इन ट्रीटी को, 1950 जो ट्रीटी है। दूसरा, नेशनल ट्रीटमेंट टू नेपाली सिटीजन इन इंडिया, कैसे हम ट्रीटमेंट यहाँ पर उनको दे रहे हैं। तीसरा, ट्रेड और ट्रांजिट एग्रीमेंट हमारे किस तरीके के हैं, अगर हम उसको रिवाइव कर सकते हैं और या कोई चांस हो उसमें। ओपन बॉर्डर और वीज़ा फ्री ट्रैवल, इन सारे चीज़ों में जिसको हमने दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट किया हुआ है, तो एक बार फिर से रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है भारत को। इससे जो दोनों देशों का रिलेशन है वो फिर से ठीक होगा। एग्जाम्पल के तौर पर भूटान की बात करते हैं, भूटान के साथ भी इसी तरीके का एग्रीमेंट था। 1949 की ट्रीटी को रिप्लेस किया गया 2006-7 में। तो जब हमने भूटान के साथ सेम काम किया है, वहाँ पर एग्रीमेंट को रिवाइव किया, तो एक बार नेपाल के साथ भी रिलेशन को अच्छा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। नो सेंटिमेंट इन बायलैटरल रिलेशनशिप। देखिए, कहा जा रहा है कि जो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं ना, वो किसी सेंटिमेंट पर आधारित नहीं होते हैं। अगर आपको अपने देश, दोनों देशों के रिलेशन को बहुत अच्छा बनाना है तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट को शेयर करना पड़ता है। आज का खास करके जो टाइम है वो काफ़ी इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो गया है, और उसमें अगर आपसे किसी को कोई फ़ायदा नहीं है तो वहाँ पर पहले का जो समय था कि आइडियोलॉजी और इन सभी चीज़ों पे देश का रिलेशन बना होता था, वो आज नहीं है। तो आज आपको इंटरेस्ट को शेयर करना होगा, ऑटोनॉमी को देना होगा। और ऑटोनॉमी एक ऐसी चीज़ है
संप्रभुता या आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई चाहता है, चाहे वो बड़ा देश हो, वो छोटा देश हो। तो यहाँ पर नेपाल के उस फीलिंग को भी समझने की ज़रूरत है, और उनका सेल्फ इंटरेस्ट किस चीज़ में है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। बैलेंस पॉलिटिक्स को जो काठमांडू का है उसको रिवाइव किया जाए, वहाँ पर बातचीत हो सकती है। और दोनों देशों का जो फ्यूचर है वो इनके एंगेजमेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सोशल रिलेशन को सिर्फ नेपाल की तरफ से ही ना देखा जाए, बल्कि इंडिया को अपनी तरफ से भी देखना है। यहाँ पर जो ब्लेम गेम है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और चाइना को हमेशा सेंटर में ला करके किसी रिलेशन को हमें देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगला आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, जजिंग वाइजली इन टफ टाइम्स। जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी जुडिशरी के ऊपर बात हो रही है। इन शॉर्ट जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तीनों पर बात हो रही है। ठीक है, देखते हैं क्या कहा गया है। लेकिन आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें कुछ टर्म जानना है, जैसे कि पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। के नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोई ऐसी चीज़ जो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर रही है, उसको प्रभावित कर रही है, तो उसके लिए जब आप कोई प्ली डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज कंसीडर एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करते हैं, यहाँ पर जो जुडिशरी है वो जुडिशियल एक्टिविज्म को हाथ में लेती है। इसका मतलब ये होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म को हम आगे डिस्कस करेंगे वैसे तो, कि जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल ना कर पाए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट ना कर पाए, तब जुडिशरी बीच में आती है, और उसी को जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। जब जुडिशरी एक्टिव हो जाए, वैसे तो जुडिशरी एक्टिव नहीं होती है ना, इनका काम जो भी कानून को देखने का होता है, लेकिन जब ये एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के काम में एक्टिव हो जाए, तो इसका मतलब समझ जाना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म अभी हो रहा है। और ये जो वाइडर लेवल पर लोगों का इंटरेस्ट होता है, अगर वो हार्म हो रहा होता है, तो ये बीच में आती है। कई सारे फेमस केसेस हैं इसके लिए जो आपको पता होने चाहिए, जहाँ पर लैंडमार्क जजमेंट आया हुआ है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर इनिशियली शोन इन इंडिया बाय जस्टिस कृष्णा अय्यर। याद रखिएगा, ये फैक्ट है। जस्टिस कृष्णा अय्यर 1976 में, उस समय में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इन मुंबई कामनगर सभा वर्सेस अब्दुल थाई। तो ये केस आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ पीआईएल, जो पहला रिपोर्टेड केस था वो था हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केस था ये। इसमें जो प्रिजन्स होते हैं, जो जेल होते हैं, उनमें काफ़ी इनह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड किया जाता था, और ये इसके साथ साथ जो कई सारे प्रिजनर्स का ट्रायल चल रहा था, ट्रायल प्रिजनर्स दैट लीड टू रिलीज ऑफ मोर देन 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, हिस्टोरिकल जजमेंट्स आए हुए हैं पीआईएल के थ्रू, ये आपको पता होना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म मैंने आपको बता दिया, जब जुडिशरी एक्टिव हो जाए, अपना परफॉर्मेंस दिखाए, किस चीज़ में, कंडीशनल वैल्यू एंड एथिक्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न, कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए अधिकार को जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ना फुलफिल कर पाए, तो हम जुडिशरी की हेल्प लेते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये तो आपको पता होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर में सभी के जो पावर्स हैं उसको डिवाइड कर दिए गए हैं, कोई किसी के पावर में नहीं आएगा बीच में। यानी एग्जीक्यूटिव का अपना अलग काम है, लेजिस्लेचर का अपना अलग काम है, जुडिशरी का अपना अलग काम है। कौन से आर्टिकल में क्या मेंशन्ड है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आइए मेन आर्टिकल पर चलते हैं, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है पूरे आर्टिकल को, कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर 3 मेन पिलर होता है, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब इसमें एक दूसरे में जब कोई इंक्रोच करता है तो क्या क्या परेशानी आती है। जैसे हमने ये बाउंड्री बना दिया, ठीक है, आप अपने अपने काम के लिए इन बाउंड्री पर जा करके इसके अंदर आप काम करवा सकते हैं, लेकिन इमेजिन कीजिए अब इस बाउंड्री को ये बाउंड्री ओवरटेक करने लग जाए, या ये बाउंड्री इन दोनों को ओवरटेक करने लग जाएगी, तो इससे कई बार कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जुडिशरी जो होती है वो ट्रस्टी होती है डेमोक्रेसी की, एंड फंडामेंटल राइट्स लोगों के प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टर कहा जाता है जुडिशरी को। और इसके लिए इन्होंने एक अच्छा टूल बनाया है, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो यही है कि जब आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर दे कौन, सरकार, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आता है आपके उस अधिकारों को बचाने के लिए। ठीक है, इसके लिए आप पीआईएल का इस्तेमाल करते हैं, और जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ें होती हैं उसको आप हाईलाइट करते हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुमोटो किया जाता है, मतलब वो खुद से एक्शन ले लेती है कि ये चीज़ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। पावर ऑफ रिट आपको पता होना चाहिए। रिट मालूम है कौन से आर्टिकल में है रिट मेंशन? आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि रिट जो मेंशन है वो कौन से आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन में।
ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं मैंडेमस की। जो मैंडेमस रिट है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए ही लाया जाता है। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए ये मैंडेमस को जारी नहीं किया जाता है। पब्लिक जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके लिए लाया जाता है। उनका काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, उनके परफॉर्मेंस और फंक्शंस को चेक करने के लिए ये रिट जारी किया जाता है। और ये जो स्टेट का मैंडेटरी ड्यूटीज़ हैं उसको परफॉर्म करने का के लिए होता है। ठीक है। जुडिशरी एंड करप्शन इन पॉलिटिक्स। अब देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमने देखा कि कुछ समय के बाद जब हम आज़ाद हुए तो पॉलिटिक्स में करप्शन दिखने लग गया। कई बार हमने देखा कि जो लेजिस्लेचर है वो अपना बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर रही है और लोगों के जो राइट्स हैं वो हैम्पर हो रहे हैं, उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा। तब यहाँ पर जुडिशरी बीच में आती है ताकि जो पॉलिटिक्स है उसको प्यूरिफाई किया जा सके, वहाँ पर आने वाली जो इफ़िशेंसी है उसको काउंटर किया जा सके। और इसको कहा गया, उसको नाम दिया गया जुडिशियल एक्टिविज्म का। क्या सिग्निफिकेंस है? तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। पीआईएल और जुडिशियल एक्टिविज्म, हाँ कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो इसको इंक्रोचमेंट मानते हैं और कई बार ये इंक्रोचमेंट होता भी है, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि अगर ये ना होता तो हमारे कई सारे अधिकार चले जाते। तो यहाँ पर लोगों के प्रोटेक्शन, राइट्स को प्रोटेक्ट करने का बहुत अच्छा काम किया है एस और जुडिशियल एक्टिविज्म के फीचर ने। एंड अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं कि जुडिशरी में लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशंस वहाँ पर भी हैं। देखिए क्या क्या है। पहले तो जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, दे आर नॉट इलेक्टेड। तो याद कीजिए हमने शुरुआत कहाँ से की है, डेमोक्रेसी से की है, कि डेमोक्रेसी के वो 3 जो विंग्स हैं जो उस डेमोक्रेसी को और फ्लरिश करते हैं वो क्या क्या हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर जुडिशरी में हम आते हैं तो यहाँ पे जजेस को अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता। दूसरा ये होता है दैट द फॉर्म जजेस एंड रिफ्लेक्टेड इन देयर ओपिनियन। अब ये जो आप ओपिनियन को देते हैं या कुछ भी चीज़ें बताते हैं, अपना जजमेंट सुनाते हैं, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। जैसे बाकी जगह पे तो कई सारी एजेंसीज हैं जो उसको, उसके चेक एंड बैलेंस को चेक कर लेती है, फ्लॉ को चेक कर लेती है, लेकिन जुडिशरी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मान लीजिए कई बार जब इनके द्वारा ही कोई जजमेंट जो है वो अगर अगर सही नहीं साबित होता है समय के साथ साथ, तो फिर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनके लिए इतना आसान नहीं होता है कि अपने ही जजमेंट को फिर से चेंज कर दें। तो इनके ऊपर जो जिम्मेदारी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ओपिनियन डिपेंड्स ऑन द ओन टीचिंग्स। अब जो जज है उनका ओपिनियन किस तरीके का है ये उनके अपने टीचिंग और उनकी अपब्रिंगिंग पर निर्भर करता है। कोई ऐसा रूल नहीं है कि इस तरीके के केस में जज ऐसा फैसला सुनाएगा, इस तरीके के केस में जज ऐसा फैसला सुनाएगा। कई बार यह है जब आप सारे सबूतों को देते हैं, सारी बातों को रखते हैं, तथ्य को रखते हैं, फिर डिबेट डिस्कशंस के बाद, रिसर्च के बाद, और वहाँ पर ये उनके अपने बिलीफ, अपने टीचिंग्स भी शामिल होते हैं और फिर उसको आगे आगे रखा जाता है। उसमें कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं लिया जाता। ठीक है। तो वही यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर काम मान लीजिए खराब करती है तो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन ये केस जुडिशरी के साथ एप्लीकेबल नहीं होती है। तो दीज आर द लिमिटेशंस। कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं जब जुडिशियल इंटरफेरेंस होता है, एक्टिविज्म होता है, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंस है? क्या हमेशा ये पॉजिटिव होता है? हमेशा कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव भी कई बार हो जाती हैं। तो ऐसा हो जाता है कि जब बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट या इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाता है जुडिशरी का, तो कई सारे ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो कि बहुत ही बोल्ड हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छे कानून को वो ला सकते हैं, लेकिन वो डरते हैं, वो घबराते हैं कि अगर उनके आइडियाज़ को वो आगे लेकर के आएंगे तो उनको बाद में जुडिशरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। पता चला कि वो आइडिया को लाए हुए, उसको इम्प्लीमेंट किए हुए बहुत साल बीत गए हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति है, वो जो बोर्ड ऑफिशियल जिनके द्वारा वो काम किया गया, वो आज भी चक्कर काट रहा है जुडिशरी के, बिकॉज उस पर कोई केस हो गया है, कुछ भी ऐसा हो गया। तो कई बार जब एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस होता है तो उसके कई सारे कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं और अच्छे कानून, अच्छे रूल्स फिर सामने नहीं आ पाते और लोग डरते हैं अपना एक्टिव रोल प्ले करने से। ट्रस्ट इज नेसेसरी। ओवरऑल यही कहा जा रहा है कि ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। जो 3 अलग अलग विंग्स बनाए गए हैं ना, उनका आपस में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नेंस के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो जजेस ओथ लेते हैं उनको अपने उस ओथ को आगे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड दे नेवर कम टू एनी प्रेशर। वो कभी जज कभी कोई किसी के प्रेशर में नहीं आते। पब्लिक ओपिनियन रीचिंग द जजेस थ्रू मीडिया रिपोर्ट।
अभी आपने देखा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे जो पब्लिक ओपिनियन है आज वो कहीं ना कहीं जजमेंट में दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस पर कई सारे डिबेट डिस्कशन भी पहले आए हुए हैं कि कैसे। तो देखिए पब्लिक ओपिनियन कैसे पहुंचता है जजेस तक, जुडिशरी तक, तो वो उसका जो की होता है वो मीडिया होता है। मीडिया के द्वारा रिपोर्टिंग होती है और वहां से पब्लिक क्या चाहती है, लोगों के बीच में क्या चल रहा है, ये बातें वहां तक पहुंचती है। अब यहाँ पे रोल ऑफ मीडिया बहुत ज़रूरी हो गया ना, कि मीडिया का जो उत्तरदायित्व है वो बहुत सही होना चाहिए, वो अपने रोल को अच्छे से प्ले करें, उनको किसी की तरफ बायस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार रोल ऑफ मीडिया में ये भी देखा गया कि मीडिया हमेशा पॉजिटिव साइड को शो करना चाहती है गवर्नमेंट के, और अगर हम इस तरीके से अपने रोल को सही से नहीं आगे रखेंगे, कोई भी प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर वो कहीं एक तरफ बायस्ड हो जाती है तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन डोमेन में नहीं आ पाता, पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाता, और फिर जो डेमोक्रेसी है वो हैम्पर होती है। जुडिशरी शुड बी एक्सट्रीमली कॉशियस, जुडिशरी को कॉशियस होने की ज़रूरत है कि उनका जो फैसला हो वो किस तरीके का हो, एक लिमिट से ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो, वरना वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है अगर ज़्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। तो इसमें प्रायोरिटी को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, अपना अपना रोल हर किसी को समझने की ज़रूरत है, जुडिशरी हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो या फिर लेजिस्लेचर हो। इसमें कहा जा रहा है, अब आते हैं कोरोना वायरस क्राइसिस पे। कोरोना वायरस क्राइसिस जब शुरुआत होता है और अभी की जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन वर्स्ट होती जा रही है। पहले तो पेंडेमिक है कोरोना वायरस का, और उसके बाद अम्फान साइक्लोन का आ जाना, फिर लोकस्ट अटैक, फिर फायर, अर्थक्वेक, एक के बाद एक प्रॉब्लम आप देखिए गवर्नमेंट के सामने आती जा रही हैं। तो ऐसे में सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है। वी हैव टू कम टुगेदर टू कम आउट ऑफ दिस वर्स्ट सिचुएशन। अभी जो इतना वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ इतने सारे डिजास्टर, इतने सारे, तो वहां पर हम जब साथ मिलके काम करेंगे विदाउट ब्लेमिंग एनीवन, हमें ये समझना है कि हर कोई अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहा है। अगर कोई दिन रात अपने ऑफिस में काम कर रहा है, लॉ बना रहा है, कानून बना रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव कितना काम कर रही है इस समय में, बाकी सारे लोग भी, पुलिस कितना काम कर रही है, डॉक्टर्स कितना काम कर रहे हैं। तो इसमें हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है रादर दैन एक्सपोजिंग वन ऑफ देम। ठीक है, तो ये आज का आर्टिकल था, ये क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। डिस्कस वाई वे ऑफ बंगाल फोर्स फेसेस मोर साइक्लोन देन अरबियन सी। डिस्कस कर लिया हमने, बस आपको लिखना है, हमने बहुत अच्छे से इस पर बात कर ली है। बाकी सारे क्वेश्चंस को भी ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। PIL सर्व्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरेस्ट। PIL इज द रेस्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म, करेक्ट बताना है इसमें आपको। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशन को बताना है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लो सैलिनिटी होनी चाहिए और नियरेस्ट होना चाहिए इक्वेटर के। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट में आपको ध्यान रखना है। कोरियोलिस फोर्स का भी रोल होता है साइक्लोन में, आपको बता दें, एक हिंट है ये, यहाँ से आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा इनकरेक्ट करेक्ट का ध्यान रखना है। तीसरा सवाल है कि क्यों बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। मैनी रिवर जम इन द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल इज वाइडर देन अरेबियन सी। वाइड है ये, ज़्यादा चौड़ा है, फैला हुआ है अरेबियन सी से। चौथा सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित। सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज प्रोपाउंडेड इन गोलकनाथ केस। सही बताइएगा इसका आंसर। पांचवा है इंडिया नेपाल से जुड़ा हुआ। इंडिया शेयर्स बाउंड्री विद नेपाल 5 ऑफ इट्स स्टेट, एंड काला पानी इज डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अब आइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही गिवन थे, इसका आंसर होगा सी। सेकेंड क्वेश्चन है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को 2005 में बनाया गया है, तो ये पहला वाला गलत है, इसका आंसर है बी। रंगराजन कमेटी के ही रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया है। तीसरा स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसको इंडिपेंडेंट बनाया गया था 1999 में, तो दोनों स्टेटमेंट सही, सी होगा इसका आंसर। फोर्थ का आंसर है यहाँ पर इन्फ्लेशन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइस। ध्यान दीजिएगा, क्रूड ऑयल प्राइस का दाम जब कम होगा, जब क्रूड ऑयल का प्राइस कम होगा, डिक्रीज होगा, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होगा, क्योंकि महंगाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होगा, तो इसमें स्टेटमेंट 2 है, बी सही इसका आंसर होगा, पहला वाला गलत है। पांचवा क्वेश्चन था इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ ISA, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा वाला गलत क्यों है, क्योंकि इसका सेक्रेटेरिएट गुरुग्राम में है, ना कि हैदराबाद।
तो यहाँ पे हरियाणा होता तो सही होता, लेकिन ये गुरुग्राम में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दिल्ली मत नहीं लिखना है आपको, बिकॉज ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ए, ओनली वन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।